दोस्तों सोचिए आप एक प्लेन में हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हर चीज़ नॉर्मल लग रही है, मगर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो प्लेन हवा में गायब हो जाए। कोई ब्लैक बॉक्स सिग्नल नहीं, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, और आज तक सिर्फ सवाल ही बचे हैं। यह है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री, मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370। क्या ये एक हाईटेक हाईजैक था, या फिर पायलट की तरफ से किया गया एक प्लान्ड सुसाइड मिशन, या फिर एक मिलिट्री सीक्रेट जो कि दुनिया से छुपा दिया गया। 13 मार्च 2014, एक रात जिसे एविएशन हिस्ट्री कभी नहीं भूल सकती। ये कहानी सिर्फ एक मिसिंग प्लेन की नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की है जिसे समझना मुश्किल है। सबसे पहले तो एक सवाल दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बोइंग 777 जैसा प्लेन बिना किसी सिग्नल के हवा में गायब हो जाता है। अब दोस्तों फ्लाइट MH370 का ये सफ़र एक नॉर्मल सफ़र ही लग रहा था और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। फ्लाइट MH370 का नंबर था 9M-MRO, एक बोइंग 777 जो मलेशियन एयरलाइन की फ्लीट का एक सबसे एडवांस और रिलायबल एयरक्राफ्ट था। दुनिया के सबसे सेफेस्ट प्लेन में से इसको एक माना जाता था। अब दोस्तों सफ़र शुरू होता है 8 मार्च 2014 को, जब यह फ्लाइट अपनी उड़ान भरती है कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के कैपिटल एयरपोर्ट चाइना की तरफ। अब इस प्लेन में टोटल 239 लोग थे, जिसमें से 227 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से मोस्टली चाइनीज नेशनल थे जो कि वापस अपने होम टाउन या अपने घर जा रहे थे। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, 53 साल के एक वेटरन पायलट जिनका 18,000 घंटों से भी ज़्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, एक पैशनेट फ्लाइट सिमुलेटर एक्सपर्ट और बहुत सीनियर प्रोफेशनल। और कॉकपिट में इनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद, 27 साल के को पायलट, 2763 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और ये उनकी बोइंग 777 पे पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी। अब ये सब कुछ चल तो बहुत ही बढ़िया रहा होता है, लेकिन 8 मार्च की एक आम सी लगने वाली शाम एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री में बदलने वाली थी। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। सुबह के 12:41 पे ये प्लेन कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी मंजिल बीजिंग की तरफ निकलना शुरू करता है। 370, 32 right of takeoff. Nice. वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला नहीं है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन भी ठीक चल रहा है और प्लेन का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 6 घंटों का है और रूटीन के मुताबिक सब कुछ ठीक ही लग रहा है। सुबह के 1:01 पे MH370 35,000 फीट तक ऊपर चला जाता है। और दोस्तों ये लॉन्ग हूल फ्लाइट का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है और अब प्लेन अपने प्लान रूट पे स्मूथली उड़ रहा होता है। किसी भी तरह का कोई इशू रिपोर्ट नहीं होता और ना ही ऐसा लग रहा है कि कुछ भी खराबी या दिक्कत है प्लेन में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके 12 मिनट बाद ही एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जो कि सबको खिला के रख देता है। सुबह के 1:19 पे को पायलट फारूक अब्दुल हमीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. ये एक बिल्कुल नॉर्मल मैसेज लग रहा था जिसमें कोई भी इमरजेंसी वार्निंग या कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन बस ये एक आखिरी लफ्ज़ थे जो किसी भी इंसान ने MH370 से सुने होंगे। और इसके थोड़ी देर बाद ही सुबह के 1:21 पे अचानक एक अजीब सी चीज़ होती है कि प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि MH370 अब सिविलियन रेडार से गायब हो चुका है। अब ये जो प्लेन था टाइम के हिसाब से इसको वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल हो जाना चाहिए था, लेकिन वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। अब दोस्तों देखो, इस तरह के बड़े बड़े जो फ्लीट्स और एयरक्राफ्ट होते हैं वो हर 30 मिनट बाद ऑटोमेटिकली एक लोकेशन सिग्नल एयरलाइन सिस्टम को भेजते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता, कोई सिग्नल नहीं भेजा जाता और किसी को कुछ नहीं पता होता कि ये प्लेन आखिर गया तो गया कहाँ। लेकिन कोई भी इस चीज़ को नोट नहीं करता क्योंकि मलेशियन एयरलाइन की ATC को लगता है कि ये लोग वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं और अब वो उनसे कांटेक्ट में है, लेकिन वियतनाम की एयर स्पेस में कभी भी ये प्लेन देखा ही नहीं जाता। और वक्त गुजरता जाता है और अब बज चुके होते हैं सुबह के 6:32। ये वो टाइम था जब प्लेन को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता। और इसके बाद हल्ला मच जाता है, सब लोग पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं।
कि आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines The Malaysian Airlines Malaysia Airlines Flight 370 Malaysia Flight 370 disappeared. We have no idea where the plane has ended up. MH370 are presumed to have lost their lives. We believe family members should prepare themselves for the worst. तो इसी के फौरन बाद एक इमरजेंसी मीटिंग और सर्च ऑपरेशन की कॉल दी जाती है। अब देखो दोस्तों, ये प्लेन गायब तो हुआ था रेडार से 2:40 AM पे, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग की कॉल की जाती है सुबह के 6:32 पे। यानी कि काफ़ी टाइम से ये प्लेन गायब हो चुका है और इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। अब 8 मार्च को ही एक पहला ऑपरेशन कॉल किया जाता है और मलेशियन और वियतनाम रिसर्च टीम साउथ चाइना सी में इस प्लेन को तलाश करना शुरू करती हैं। लेकिन 2 दिन तक ढूंढने के बाद भी कोई डरबिस या रैक किसी को नहीं मिलता, यानी कि ये प्लेन का नामो निशान ही गायब हो चुका था। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली थी, क्योंकि ये प्लेन ना तो उड़ रहा था और ना ही इसका समंदर में कोई सुराख मिल रहा था। लेकिन एक और ट्विस्ट इस कहानी में तब आता है जब 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को एक न्यूज़ आती है कि प्लेन सिविलियन रेडार से तो गायब हो चुका था, लेकिन मिलिट्री रेडार ने उस रात एक प्लेन को डिटेक्ट किया था। अब आप लोगों को अगर नहीं पता तो मिलिट्री रेडार जो होते हैं वो सिविलियन रेडार से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो वीक सिग्नल को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कैच कर लेते हैं। यानी 8 मार्च को 1:30 पे जब ये फ्लीट सिविलियन रेडार से गायब हो चुका था, तब भी मलेशिया की मिलिट्री रेडार पे अब भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता था। लेकिन एक अजीब बात सामने ये आई कि ये प्लेन अपने एक्चुअल रूट पे जा ही नहीं रहा था। यानी कि प्लेन ने अचानक एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया, मतलब कि वो बीजिंग के बजाय अब वापस मलेशिया की तरफ ही आ रहा था। अब 2:22 पे मिलिट्री रेडार का भी आखिरी कांटेक्ट होता है इस फ्लीट के साथ, और मिलिट्री रेडार पे भी जब आखिरी सिग्नल इस प्लेन का मिलता है तो ये प्लेन एक्चुअली बीजिंग भी नहीं जा रहा था और ना ही मलेशिया जा रहा था, बल्कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड के पास स्ट्रेट ऑफ मलाका के एक एरिया के ऊपर उड़ रहा था। यानी कि ये प्लेन साउथ चाइना सी में नहीं था, बल्कि इंडियन ओशन के ऊपर एक अननोन डायरेक्शन में उड़ता ही चला जा रहा था। और हैरानी की बात यह है कि इस जगह पे दूर दूर तक कोई भी लैंड, कोई आइलैंड या फिर कोई भी सरफेस है ही नहीं जहाँ पे प्लेन लैंड किया जा सके। तो आखिर ये प्लेन आखिर जा कहाँ पे रहा था। अब दोस्तों, ये वाली जो चीज़ थी जो मिलिट्री ने कंफर्म की थी, इसके बाद दोबारा से हल्ला मच जाता है। यानी कि जो सर्च ऑपरेशन पहले कंडक्ट किया गया था वहाँ पे कुछ मिलना नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ पे तो प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, लेकिन कहानी में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिनों बाद पता चलता है कि प्लेन सैटकॉम के जरिए एक सैटेलाइट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर रहा था। अब दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सैटकॉम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि प्लेन ऑटोमेटिक कनेक्ट करता रहता है, यानी अपनी लोकेशन के सिग्नल या फिर डेटा भेजता रहता है। अब देखें, जब प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया था तब भी इनमार्सेट सैटेलाइट ने 7 दफ़ा MH370 के सिग्नल को कैप्चर किया था। अब असल में दोस्तों, ये जो बड़े बोइंग के प्लेन होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है और इसमें कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं है। अब इससे एक बात साबित होती है कि प्लेन ऑटोमेटिकली इनमार्सेट सैटेलाइट से कांटेक्ट तो कर रहा था, और इन पिंग से कंफर्म किया जाता है कि कम से कम प्लेन 7 घंटों तक कॉन्स्टेंटली उड़ता रहा है। लेकिन बात हैरानी की ये थी कि प्लेन ने बस सैटेलाइट से लॉगिन और कनेक्शन किया था, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ था। इसी वजह से सैटेलाइट को भी नहीं पता था कि प्लेन किस लोकेशन पे है और किस डायरेक्शन में एक्चुअली वो जाना चाह रहा है। और इस प्लेन में जिस भी टाइम पे सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट किया, उसकी डिटेल कुछ ऐसी थी कि सुबह के 1:07 पे तो प्लेन ने टेक ऑफ किया था, और उसी वक्त एक सिग्नल तो सैटेलाइट को पिंग ऑटोमेटिकली हो चुका था। दूसरा सिग्नल सैटेलाइट ने तब रिकॉर्ड किया जब प्लेन एक शार्प टर्न लिया था और ऐसा लग रहा था कि वो वापस मलेशिया की तरफ आ रहा है। तीसरा सिग्नल मिला था हम लोगों को 2:25 पे, और ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पे था और वापस से सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सुबह के 3:41 पे ये प्लेन साउथ इंडियन ओशन के करीब एक और दफ़ा सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। इसके बाद 5वां पिंग हम लोगों को मिलता है 5:41 पे, और प्लेन अभी भी हवा में है, लेकिन इसका किसी भी ATC से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पिंग जो कि सैटेलाइट को भेजा गया, वो भी ऑटोमेटिकली। छठा पिंग हम लोगों को मिलता है 6:41 पे,
ये आखिरी कंफर्म सिग्नल था जो बताता है कि प्लेन अभी भी उड़ा था। और इसके बाद लास्ट में यानी कि 7वां पिंग होता है 8:19 पे। ये आखिरी पिंग था जो कि शायद फ्यूल खत्म होने से पहले इस प्लेन ने भेजा होगा सैटेलाइट को, और इसके बाद कोई सिग्नल नहीं मिला, कोई लोकेशन नहीं मिली, और ये वो आखिरी सिग्नल था जो कि भेजा गया था सैटेलाइट को। और इसी सैटेलाइट सिग्नल को देखते हुए ये कंफर्म किया गया था कि MH370 ना तो बीजिंग की तरफ थी, ना ही वो साउथ चाइनीज सी में थी, और ना ही वो मलेशिया की तरफ आ रही थी, बल्कि ये इंडियन ओशन की तरफ जा रही थी और प्लेन इंडियन ओशन की तरफ ही उड़ता चला जा रहा था। लेकिन प्लेन कहाँ पे क्रैश किया है, कौन सी लास्ट लोकेशन थी उसकी, और कितनी देर बाद लास्ट पिंग भेजने के ये प्लेन क्रैश किया है, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन सर्च ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा क्लू था। अब इससे मदद ये हुई कि साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने मिलकर डॉपलर इफेक्ट को देखा और ये देखा कि प्लेन कहाँ कहाँ जा सकता है, यानी कि कौन सी क्रैश साइट हो सकती है इस प्लेन की और कहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं इस प्लेन के गिरने के। और इस सर्च को और थ्योरी को नाम दिया गया 7th आर्क थ्योरी। अब बेसिकली दोस्तों ये 7th आर्क थ्योरी एक वर्चुअल पाथ था जो कि प्लेन की तरफ से भेजे हुए आखिरी सैटेलाइट के सिग्नल को देख के बनाया गया था। अब ये बात तो उन लोगों ने कंफर्म कर ली कि कहाँ कहाँ इसका पाथ हो सकता है और कहाँ जा सकता है प्लेन, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये जो पूरा एरिया था ये था अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के करीब इंडियन ओशन में। लेकिन अब ये इतना बड़ा एरिया था कि इसको पूरे तरीके से सर्च करना इम्पॉसिबल था, यानी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए और एक्चुअल क्रैश साइट ढूंढने के लिए साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने थोड़ा और दिमाग लड़ाया और उन्होंने प्लेन का एल्टीट्यूड, स्पीड, उसकी फ्यूल कंजप्शन और उसके मॉडल को देखते हुए एक और रीजन आइडेंटिफाई किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि इंडियन ओशन काफ़ी ज़्यादा डीप है और वहाँ का वेदर और कंडीशन देखते हुए इस प्लेन का रेक ढूंढना या मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ लग रही थी। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्लेन को ढूंढने के लिए 8 से 9 मार्च के बीच में एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, लेकिन उसको फौरन ही बंद कर दिया जाता है क्योंकि मिलिट्री ये कंफर्म कर देती है कि साउथ चाइनीज सी में ये प्लेन मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ये प्लेन तो इंडियन ओशन के ऊपर हो रहा था, तो वहाँ पे ढूंढने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आज की डेट तक बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए जा चुके हैं इस प्लेन को ढूंढने के लिए। अब ये जो दूसरा ऑपरेशन है ये स्टार्ट होता है 18 मार्च 2014 को और ये डिफरेंट फेजेज में होता है। सबसे पहला फेज होता है सरफेस सर्च जो कि मार्च और अप्रैल 2014 के बीच में चलता है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मलेशिया, यूएसए, यूके और जापान, यानी कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिसर्च ऑपरेशन आप लोग कह सकते हो कि बन चुका था, जिसमें 26 कंट्रीज ने अपने 82 एयरक्राफ्ट और 45 शिप्स के साथ इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की थी। अब पहला फेज तो कामयाब नहीं होता और अप्रैल 2014 को इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये वाला जो ऑपरेशन था ये सिर्फ सरफेस सर्च ऑपरेशन था, यानी कि ये पानी के ऊपर ही तलाश करा था सिर्फ और सिर्फ प्लेन को। लेकिन अप्रैल 2014 में इस मिशन को बंद कर दिया गया था क्योंकि किसी को भी इस चीज की अब उम्मीद नहीं थी कि सरफेस एरिया के ऊपर ये प्लेन मिलेगा। तो इसके बाद शुरू किया जाता है फेज 2 जो कि था अंडर वाटर सर्च मिशन। अब अप्रैल 2014 को ये मिशन शुरू होता है और इस पे एक बहुत बड़ा बजट यानी कि 160 मिलियन USD लगाए जाते हैं और प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज इस मिशन में यूज़ की जाती हैं जैसे कि TPL। अब ये जो TPL है ये ब्लैक बॉक्स सिग्नल को ढूंढने के लिए काम होता है, लेकिन इससे भी कुछ खास फायदा नहीं होता। इसके बाद सोनार स्कैनिंग और सबमरीन के साथ भी 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ओशन को स्कैन किया जाता है। यानी कि आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो एक इतने बड़े एरिया को कवर करना और स्कैन करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इस सब के करने के बाद भी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन सर्च ऑपरेशन यहाँ पे रोका नहीं जाता, बल्कि इस पे और भी ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं और 160 मिलियन से ये नंबर 200 मिलियन तक पहुंच जाता है। यानी कि $200 मिलियन का बजट जनवरी 2017 तक इस सर्च ऑपरेशन के ऊपर लगा दिया जाता है। लेकिन आखिरकार जनवरी 2017 में मलेशियन गवर्नमेंट ऑफिशियली इस मिशन को बंद कर देती है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ये प्लेन किसी को मिल ही नहीं रहा था। तो इस पे पैसे लगाना बेवकूफ़ी की बात थी। लेकिन 2018 में ओशियन इन्फिनिटी नाम की एक कंपनी ये क्लेम करती है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो ये कहते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से विलिंगली
इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो मलेशियन गवर्नमेंट को नो फाउंड नो फीस की पॉलिसी भी बताते हैं, यानी कि अगर हम लोग प्लेन ना ढूंढ सके तो हमें कोई भी फीस नहीं चाहिए आपसे, ये सब कुछ हम फ्री में करेंगे। तो मलेशियन गवर्नमेंट इस बात की इजाजत तो दे देती है और ओशन इन्फिनिटी अपने काम पे लग जाती है। अब ये कंपनी ओशन के सबसे ज्यादा डीप पॉइंट जहां तक ये लोग जा सकते हैं वहां तक जाते हैं, यानी कि 6000 मीटर डेप्थ तक ये लोग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि प्लेन को किसी तरह ढूंढ लिया जाए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में ये लोग भी नाकाम होते हैं और एक $70 मिलियन का बड़ा बजट ये इस प्लेन को ढूंढने पे ज़ाया करते हैं, लेकिन इनके भी हाथ कुछ नहीं आता। और उसके बाद से ऑफिशियली ऐसा कोई भी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया गया जिससे कि हम लोगों को MH370 के बारे में कुछ और पता चल सके। लेकिन प्लेन के काफ़ी सारे हिस्से और उसका डरबेज बहुत सारे डिफरेंट आइलैंड पे भी पहुंचा, जैसे कि 2015 में मोज़ाम्बिकू और मेडागास्कर की कोस्ट पे प्लेन के फ्लैपरॉन पार्ट्स मिले और इसके बाद 2016 में भी रीयूनियन आइलैंड से इस प्लेन का एक विंग मिला था। एक विंग पूरा तो नहीं मिला लेकिन उसका एक छोटा सा फ्रैगमेंट जरूर मिला था और ये बात भी कंफर्म की गई कि ये जेन्युइनली बोइंग 777 के ही ओरिजिनल पार्ट्स हैं। और मज़े की चीज़ ये भी है दोस्तों कि आज अप्रैल 2025 है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए और अभी तक इस प्लेन का पूरा रेक डिस्कवर नहीं हो पाया और कोई भी मिशन इस प्लेन को जो ढूंढने के लिए किया गया था वो कामयाब नहीं हो पाया। अब इसी के रहते बहुत सारे लोग डिफरेंट थ्योरीज देते हैं और डिफरेंट चीज़ें बताते हैं कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या होगा। अब पहली थ्योरी तो ये आती है लोगों की तरफ से कि ये एक सुसाइड मिशन था जो कि कैप्टन ज़ाहरी शाह ने किया था, यानी कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह ने जानबूझ के प्लेन को क्रैश किया था। वो अपनी मर्जी से प्लेन को इंडोमान निकोबार आइलैंड के ऊपर से गुजार के इंडियन ओशन की तरफ लेके गए और विलिंगली प्लेन को क्रैश कर दिया था। और लोगों की तरफ से किया जाने वाला ये जो क्लेम है ये इस वजह से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और पता करने की कोशिश की गई कि वाकई क्या एक सुसाइड मिशन था, तो पुलिस को और ऑफिशियल्स को ये पता चलता है कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह के घर में जो फ्लाइट सिमुलेटर था उस पे सेम पाथ था MH370 का जो कि उन्होंने अपनी फ्लाइट के दौरान लिया था, यानी कि वैसा ही स्ट्रेट पाथ मलेशिया से चाइना तक जाने का और फिर बीच में एक शार्प लेफ्ट टर्न। उसके बाद प्लेन उड़ते उड़ते सीधा का सीधा जाता है इंडियन ओशन की तरफ। लेकिन ये एक इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था जिसकी बेस पे कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह को गिल्टी माना जाए और ये कह दिया जाए कि उन्होंने सुसाइड प्लान की थी। लेकिन फिर भी हम लोगों के दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि क्या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस था या फिर वाकई ज़ाहरी अहमद शाह ने जानबूझ के प्लेन को क्रैश किया। अब जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं वो ये कहते हैं कि ज़ाहरी अहमद शाह एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे, अगर टेक्निकल इशू होता तो वो ज़रूर इमरजेंसी कॉल करते। इनके घर में फ्लाइट सिमुलेशन जो था उस पे भी सेम रूट कैसे बना हुआ था। अगर ये सारा का सारा क्रैश किसी गलती की वजह से या टेक्निकल इशू की वजह से हुआ था तो उनके घर के फ्लाइट सिमुलेटर पे सेम पाथ क्या कर रहा था? क्या कि ये केयरफुल प्लान किया हुआ मास मर्डर सुसाइड मिशन था? लेकिन इस क्लेम के अगेंस्ट जो लोग बात करते हैं और आर्ग्यू करते हैं उनका ये कहना है कि ज़ाहरी अहमद शाह की लाइफ जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे तरीके से चल रही थी। उनकी लाइफ में कोई भी डिप्रेशन नहीं था, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था, कोई भी डोमेस्टिक इशू नहीं था और वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला या फिर कोई भी ऐसी चीज़ या एक्टिविटी नहीं मिली जो कि कंफर्म करती कि वाकई उन्होंने ये सुसाइड मिशन प्लान किया था। अब हम लोग अगर इस थ्योरी को कंक्लूड करें तो ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग तो है मगर इसका कोई भी प्रूफ नहीं है जो कि साबित करे कि ये वाली थ्योरी सच हो सकती है और ज़ाहरी शाह ने जानबूझ के ऐसा किया था। अब जो दूसरी थ्योरी लोगों की तरफ से दी जाती है वो ये है कि प्लेन को शायद हाईजैक कर लिया गया हो, यानी हाईजैकर ने शायद कॉकपिट पे कब्जा कर लिया हो और पायलट को फोर्स किया हो कि वो इस डायरेक्शन में उड़े और इसी वजह से कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल या कॉल नहीं आया जो कि इंडिकेट कर पाते कि कॉकपिट में अब पायलट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। और साथ में ये जो रूट पायलट ने लिया था एक बहुत ज़्यादा शार्प लेफ्ट टर्न, ये जानबूझ के लिया गया एक टर्न लग रहा था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग तब सामने आता है जब पता चलता है कि 2 लोग इस फ्लाइट में फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। यानी कि जब मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस ने और एयरलाइन के ऑफिशियल ने यह बताया कि 2 लोग फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे और ये दोनों ईरानियन नेशनल थे जो कि इलीगली यूरोप जा रहे थे और उनका मानना था कि ये टेररिस्ट हैं। लेकिन ऐसा कोई भी लिंक नहीं मिल सका जो कि प्रूव करता कि ये दोनों के दोनों टेररिस्ट थे। इनमें से जो पहला पैसेंजर था उसका नाम था पूरिया नूर मोहम्मद मेहरदाद, एक 19 साल का जवान लड़का जो कि ईरान का ही एक शहरी था और इसके पास जो फेक पासपोर्ट था वो एक ऑस्ट्रेलियन बंदे का था।
और जो दूसरा बंदा था उसका नाम था दिलावर सईद मोहम्मद रजा। ये एक 29 साल का आदमी था। ये भी एक ईरानियन नेशनल था और इसके पास जो फेक पासपोर्ट था वो एक इटालियन पासपोर्ट था। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों के पास ये फेक पासपोर्ट कहाँ से है। तो जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि इन दोनों को ये पासपोर्ट थाईलैंड से मिले थे। दोनों ही पासपोर्ट थाईलैंड में चोरी हुए थे और वहां से फिर ये इन दोनों के पास पहुंचे। इंटरपोल की डेटाबेस में ऑलरेडी इन पासपोर्ट को स्टोलन मार्क कर दिया गया था, लेकिन मलेशियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इतना ज़्यादा डीपली चेक नहीं किया, इसी वजह से ये दोनों प्लेन में चढ़ने में कामयाब हो गए थे। अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो भाई हर तरफ हल्ला मच जाता है। लोग कहने लग जाते हैं कि शायद यही वो टेररिस्ट हैं जिन्होंने MH370 को हाईजैक किया होगा और इन्हीं की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन इंटरपोल और एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये बात को क्लियर किया कि ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट जो कि एस्केप करके यूरोप में अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे। उस वक्त के इंटरपोल चीफ रोनाल्ड नोबल ने भी ये कहा था कि ये दोनों सिर्फ असाइलम सीकर थे, ना कि कोई टेररिस्ट। ईरानियन अथॉरिटीज ने भी कंफर्म किया था कि ये लोग सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट थे जो कि यूरोप में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। अब बहुत से लोग जो कि इस बात से इनकार करते हैं और इस थ्योरी को मानते नहीं हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये वाकई किसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा होते तो कोई ना कोई टेररिस्ट ग्रुप सामने ज़रूर आता और जिम्मा ज़रूर लेता इस हाईजैकिंग का। लेकिन किसी ने भी कोई जिम्मा नहीं लिया, ना ही कोई रैंसम की डिमांड की गई और ना ही कोई कांटेक्ट हुआ किसी भी टेररिस्ट की तरफ से एयरलाइन अथॉरिटी से। तो कंक्लूजन इस बात का यही निकलता है कि अगर ये हाईजैक था तो ये दुनिया का सबसे मिस्टीरियस हाईजैक था। लेकिन इस हाईजैकिंग वाली भी थ्योरी को इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं माना जाता और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इस हाईजैकिंग वाली स्टोरी और थ्योरी को बैक कर सके। तो इस थ्योरी पे भी बहुत ही कम लोग बिलीव करते हैं। अब तीसरी एक और मजे की थ्योरी लोगों की तरफ से ये निकल के आती है कि ये प्लेन गलती से किसी मिलिट्री जोन में एंटर हो गया होगा और इसको शूट डाउन कर दिया गया होगा। यानी कि US, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया की किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस एरिया के ऊपर से ये प्लेन गुजरा होगा और मिलिट्री ने इसको देखते ही ऑन साइड शूट करके मार गिराया होगा और उसके बाद इस पे पर्दा डालने के लिए सारा जिम्मा डाल दिया गया कि ये प्लेन इंडियन ओशन के ऊपर उड़ रहा था ताकि उन पे कोई भी बात ना आ सके। अब बहुत से लोग जो कि इस थ्योरी के हक में बात करते हैं वो ये कहते हैं कि मिलिट्री रेडार पे अगर ये प्लेन डिटेक्ट हुआ था तो किसी ने कोई एक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्या US या चाइना ने प्लेन को गलती से मिसाइल से उड़ा दिया और बाद में इसको कवर अप कर दिया? अब ये भी सिर्फ क्लेम्स थे और इनके पीछे कोई भी प्रूफ या सबूत नहीं था और इसीलिए लोग इसके खिलाफ ये बात करते हैं कि अगर शूट डाउन हुआ होता तो कोई रैक तो ज़रूर मिलता, किसी जगह पे प्लेन गिरा तो ज़रूर होता या फिर किसी को आवाज़ या धुआं या फिर आग तो नज़र आती। तो इसी सब को देखते हुए अगर इस थ्योरी को भी कंक्लूड किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है और इसमें रियलिटी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। लेकिन दोस्तों ये जो फोर्थ थ्योरी है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा दम है और ये थ्योरी कहती है कि प्लेन में डीप्रेशराइजेशन हो गई होगी और इसी की वजह से प्लेन गिर गया होगा। अब दोस्तों देखो, हम समझ लेते हैं कि डीप्रेशराइजेशन क्या होती है। अब देखो, एयरप्लेन जब भी उड़ने लगता है ना, उससे पहले उसको कर दिया जाता है एयर टाइट ताकि अंदर एक प्रेशर मेंटेन हो सके और सारा स्टाफ, क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स और पायलट अच्छे तरीके से सांस ले सकें और किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अगर किसी भी वजह से प्लेन के अंदर का ये जो प्रेशर है इसको ख़राब कर दिया जाए या ये गिर जाए तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, यानी ऑक्सीजन कम हो जाएगी प्लेन के अंदर और इसी वजह से सारे के सारे लोग बेहोश हो सकते हैं और इन सारे लोगों के अंदर पायलट भी शामिल होता है। यानी कि एक हाइपोक्सिया की सिचुएशन हो जाती है जिसमें बॉडी को पूरे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती और इसी वजह से इंसान बेहोश हो जाता है। अब ये वाली जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा बिलीवेबल लगती है और इसका काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सबूत भी मिलता है। यानी कि 8 मार्च को 1:21 पे ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया था तो किसी ने भी रिपोर्ट पर डिस्ट्रेस कॉल नहीं दी। अगर हाईजैक हुआ होता या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो पायलट ATC से ज़रूर कुछ ना कुछ बात करता और उसको कोई ना कोई डिस्ट्रेस कॉल या इशारा ज़रूर देता, मगर पूरा कॉकपिट साइलेंट था, जो कि इस बात की निशानी है कि लोग बेहोश हो चुके थे या फिर डीप्रेशराइजेशन की वजह से सब के सब मारे जा चुके थे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत की बात यह आती है कि अगर सारे लोग बेहोश हो चुके थे या मर चुके थे तो प्लेन ने एक अचानक सडन लेफ्ट टर्न क्यों लिया था वापस से मलेशिया जाने के लिए। अब लोग इस बात को ऐसे लेके चलते हैं कि डीप्रेशराइजेशन जैसे ही पायलट ने फील की होगी तो उसने कोशिश की होगी कि वो इमरजेंसी में वापस कोलालमपुर एयरपोर्ट की तरफ चला जाए और प्लेन को लैंड करवा दे वहाँ पे। लेकिन पायलट ये करते करते बेहोश हो गया होगा
जिसकी वजह से वो एक शार्प टर्न तो उसने लिया, लेकिन कोलालमपुर के एयरपोर्ट पे वो कभी लैंड ही नहीं कर पाया। और इस बात को ये चीज़ भी साबित करती है कि ये जो प्लेन था ये 7 घंटे तक लगभग उड़ता रहा था, वो भी ऑटो पायलट पे। अब ये चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कॉकपिट और कैबिन के अंदर सब लोग बेहोश हो चुके हों और प्लेन अपनी डिफॉल्ट फ्लाइट पे और पाथ पे खुद ही उड़ता रहा हो। अब ऐसे केसेस और इंसिडेंट पहली दफ़ा नहीं हुए, बल्कि हिस्ट्री में पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं, जैसे कि हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 का इंसिडेंट जो कि 2005 में आया था, जिसमें पूरे प्लेन के लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए थे और प्लेन ऑटो पायलट पे खुद ही उड़ता रहा था। एक और चीज़ जो कि इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बना देती है वो ये है, अगर प्लेन में कोई इमरजेंसी हुई होती तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कोई पैनिक या मेडे का सिग्नल तो रिकॉर्ड किया जाता, मगर अब तक जो डेटा मिला उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें पायलट ने कोई डिस्ट्रेस कॉल दी हो या फिर मेडे का सिग्नल एक भी दफ़ा रिकॉर्ड किया हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सबसे ज़्यादा बिलीवेबल माना जाता है और ऐसा ही माना जाता है कि डीप्रेशराइजेशन की वजह से ये प्लेन गायब हुआ था। ना ही ये कोई सुसाइड मिशन था, ना ही कोई टेररिस्ट अटैक था, ना ही कोई हाईजैक हुआ था और ना ही कोई और टेक्निकल इशू हुआ था। अब दोस्तों देखो, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी, यानी कि प्लेन गायब भी हो गया, उसके बाद उसके लिए सर्च ऑपरेशन भी किए गए, थ्योरीज भी बनाई गई और ज़्यादातर लोग आज की डेट में इस फ्लाइट को शायद भूल भी चुके हों। लेकिन 2021 में रिचर्ड गॉडफ्रे नाम के एक बंदे ने एक थ्योरी पेश की थी और उसमें उसने ये बताया था कि वो जानता है कि MH370 की ये फ्लाइट आखिर कहाँ पे क्रैश हुई होगी। और रिचर्ड के मुताबिक अगर गवर्नमेंट उसकी बताई हुई जगह पे सर्च करे तो उनको डेफिनेटली इस प्लेन का रैक वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। अब ये जो रिचर्ड गॉडफ्रे थे ये एक ब्रिटिश एयर स्पेस के इंजीनियर थे जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने एक नया तरीका इस्तेमाल किया था जो कि पहले किसी भी सर्च ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हुआ था और इस तरीके को कहते हैं वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्टर यानी WSPR टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी में असल में होता क्या, ये एक स्पेशल रेडियो वेव ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि दुनिया की मुख्तलिफ रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट करता है और जब भी कोई बड़ा मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कि एक प्लेन या फिर कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट इसके सिग्नल के रास्ते में आता है तो ये सिस्टम उसको नोट कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि इस वक्त ये बड़ा मेटल ऑब्जेक्ट उसके सामने है। गॉडफ्रे का कहना है कि जब MH370 लापता हुआ तो उस वक्त भी बहुत सारे रेडियो सिग्नल उस एरिया में एक्टिव थे। उन्होंने तमाम रेडियो सिग्नल्स को एनालाइज किया और कंक्लूड किया कि MH370 साउथ इंडियन ओशन के एक आइसोलेटेड एरिया में क्रैश हुआ था जहां पहले कभी किसी ने कोई रिसर्च नहीं की और किसी भी सर्च ऑपरेशन में उस स्पेसिफिक एरिया को ढूंढा ही नहीं गया। अब रिचर्ड ने काफी सारी डिस्कवरी की और डेप्थ में अपनी थ्योरी लिखी है और अपनी इस थ्योरी में गॉडफ्रे ने यह कहा था कि ये जो प्लेन है ये एक ही जगह पे 20 मिनट तक होल्डिंग पैटर्न में रहा था, यानी कि प्लेन वहीं पे घूमता रहा था, गोल गोल चक्कर काट रहा था, जो कि काफी ज्यादा अजीब चीज है क्योंकि ये जो बड़ी कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं ये इस तरह फ्लाई नहीं करती और इस तरह नहीं उड़ती बल्कि एक सीधे पैटर्न में उड़ती हैं। और इसी के साथ बड़ी बात और बड़ा क्लेम ये है कि रिचर्ड ने पूरे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भी बताए हैं कि ये प्लेन कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को। रिचर्ड के मुताबिक 33 नॉटिकल साउथ और 95 नॉटिकल ईस्ट के बीच में साउथ इंडियन ओशन के बीच में पर्थ से 1933 किलोमीटर दूर ये प्लेन को अगर हम लोग तलाश करें तो इसका रैक हमें वहां पे मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रिचर्ड की ये थ्योरी जो है ये सच हो भी सकती है या फिर नहीं। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, हाँ रिचर्ड की थ्योरी सच हो सकती है अगर WSPR सिस्टम एक्यूरेट है और सब एडवांस ट्रैकिंग टेक्निक को यूज़ करके किया गया है तो शायद हम लोगों को वहाँ पे प्लेन मिल भी जाए। लेकिन अभी तक एक भी सर्च मिशन उस जगह पे नहीं हुआ और ना ही किसी ने अब ढूंढने की कोशिश की है उस प्लेन को, यानी कि 11 साल पहले गुमा हुआ प्लेन कौन ही ढूंढना चाहेगा और कौन ही पैसे वेस्ट करना चाहेगा एक ऐसी फ्लाइट के ऊपर जिसका शायद रैक भी अब बहुत ही कम क्वांटिटी में बचा होगा। और इसी के साथ इस चीज़ को भी दिमाग में हम लोगों को रखना चाहिए कि जब से ये मलेशियन एयरलाइन गायब हुई है ना तब से लेके आज तक 30 से भी ज़्यादा टुकड़े हम लोगों को मिल चुके हैं इस प्लेन के, जो कि अफ्रीकन सी कोस्ट में मिले हैं, इंडियन ओशन के काफ़ी ज़्यादा आइलैंड पे मिले हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही हिस्सों को ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि ये MH370 के हिस्से थे और बाकी सारे जो हिस्सों को है अभी किसी भी तरीके से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया और हम लोगों को अभी नहीं पता कि ये जो बाकी 27 हिस्से हैं ये भी इसी एयरक्राफ्ट के थे या फिर किसी और एयरक्राफ्ट के हैं। अब ये जो टुकड़े हम लोगों को मिले हैं इसका मतलब क्या हो सकता है। अब साइंटिस्ट और बाकी के इन्वेस्टिगेटर ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इस पर भी की है और उन्होंने एक ड्रिफ्ट एनालिसिस भी किया। अब उन्होंने ये बताया है कि प्लेन कहाँ पे गिरा होगा, इस चीज़ का वो पता लगा सकते हैं ये देख के कि ये टुकड़े कहाँ कहाँ मिले हैं।
यानी कि इंडियन ओशन के करंट की वजह से ये टुकड़े पहुंचे तो अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन एक मेन पॉइंट जहां से ये टुकड़े आए होंगे, इस चीज को साइंटिस्ट का कहना है कि वो खोज सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं ओशन करंट को देखते हुए। अब दोस्तों, जब से ये प्लेन गायब हुआ तब से काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन भी चला लिए गए, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की गई और काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को एनालाइज करने की भी कोशिश की, लेकिन आज तक की डेट में कोई भी असल क्रैश साइट नहीं बता पाया कि MH370 असल में क्रैश हुआ तो हुआ कहाँ पे होगा। हो सकता है रिचर्ड गॉडफ्रे ने जो लोकेशन और जो हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वहाँ पे ये प्लेन मिल भी जाए। हो सकता है कि अगर दोबारा एक दफ़ा सर्च ऑपरेशन किया जाए तो ये प्लेन को वापस से सरफेस पे लाया जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई रिचर्ड गॉडफ्रे ने जो थ्योरी दिया और जो लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स बताए हैं वहाँ पे एक रिसर्च ऑपरेशन दोबारा से किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की ये मिस्टीरियस फ्लाइट के बारे में आप लोग पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया तो @rebellism इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे भी हम लोगों को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपसे किसी और नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ, किसी और नए मिस्टीरियस टॉपिक पे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।